प्यारे छात्रों, हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के फर्स्ट पार्ट भारतीय संविधान पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। छात्रों, ये लेसन लंबा है, मैं सोच रहा था 2 पार्ट में हो जाएगा, मगर ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा। इसकी एक और वीडियो मैं बाद में जारी करूँगा। प्यारे छात्रों, आज ये देख रहे हैं, हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं उपलब्धियां। यदि बात करें यदि संविधान कैसा है भारत का, विस्तृत एवं लिखित संविधान है। विस्तृत, इस विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जो जो बहुत विस्तृत है और लिखित है। और कुछ देशों के संविधान लिखित भी नहीं है। और इसमें क्या क्या है विशेष रूप से, ये केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान है। यहाँ पर केंद्र का राज्यों के लिए अलग से संविधान की व्यवस्था नहीं है। और बात करते हैं, भारत का संविधान कठोर एवं लचीले का समन्वय है या कठोर एवं लचीले का मिश्रण है। अगर बात करें सबसे कठोर संविधान की, तो सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। बात करते हैं सबसे लचीले संविधान की, तो सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। एक दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की संघात्मक सरकार। यहाँ पर केंद्र, राज्य और पंचायत राज आया था 1993 में। तो इस प्रकार से ये एक संघों का, राज्यों का संघ है, और संघ में सरकार जो होती है वो केंद्रीय सरकार कहलाती है। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट इसकी विशेषता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आप देखते हैं, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। जब मौलिक अधिकार का लेसन में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट विशेषता मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में दर्शाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनको भी संविधान के भाग 4 में ही लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का जो संविधान है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखा गया है। विधायिका कार्यपालिका में किसी प्रकार से उसके अधीन नहीं है, अर्थात निष्पक्ष होकर काम करती है। प्यारे छात्रों, भारत के संविधान की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर इकहरी नागरिकता है। जैसे आप देखते हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता है, हर व्यक्ति भारतीय है, उसे भारतीयता की नागरिकता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से लिया है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उसकी पावर ज्यादा है, उसको ज्यादा अधिकार है। वैसे सर्वोच्च पद हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति का ही है, परंतु पावर प्रधानमंत्री की है। बात करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय भी भारतीय संविधान की विशेषता है। सामाजिक न्याय को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ कमजोर वर्गों को रिजर्वेशन या आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारा जो संविधान है राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। यहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। प्यारे छात्रों, हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ भी इशारा करता है। हमारी जो सरकारें हैं ना किसी धर्म को दबाएंगी ना किसी धर्म को बढ़ावा देंगी, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम करेंगी। ये हमारे संविधान में लिखा है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 दिए गए हैं। भारतीय जो संविधान है मूलगत ढांचा संशोधनों के बाद भी पहले की तरह ही बरकरार है। अर्थात इतने सारे संशोधनों के बाद भी भारतीय संविधान का जो मुख्य ढांचा है वो ऐसा ही है। और ये इसके बारे में अनुच्छेद आप 368 देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, एक हमारे यहाँ भारतीय संविधान की व्यवस्था सार्वभौमिक वयस्क अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबको एक वोट का हक है।
हमारे भारतीय संविधान में मत देने की या वोट देने की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, परंतु अब इसे हमने 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके इसे हमने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। अब किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति, स्त्री है या पुरुष है या अन्य है, जिसकी आयु 18 वर्ष है, वो मत देने का अधिकार रखता है, अर्थात सरकार चुनने का अधिकार रखता है। हमारी राष्ट्रीय पहचान को भी हमारा भारतीय संविधान बताता है, पहले हम भारतीय हैं, बाद में सब कुछ हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम हरियाणवी हैं, है ना, हम पंजाबी हैं। हमारे अंदर एक ही भावना होती है कि हम सब भारतवासी हैं। तो ये बात रही हमारे संविधान की विशेषता की, और इसमें थोड़ा सा आगे करते हैं। अब एक क्वेश्चन बन जाता है लिखित संविधान के 4 गुण बताइए। इस पर चर्चा करते हैं। लिखित संविधान के 4 गुण। लिखित संविधान के 4 गुण। ये प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया है। लिखित संविधान के 4 गुण बताइए। इसमें नंबर 1 आता है सोच समझकर निर्माण। जब संविधान लिखित होते हैं तो वो सोच समझकर बनाए जाते हैं, भावनाओं के आवेश में आकर तैयार नहीं किए जाते, फुर्सत में बनाए जाते हैं, तो उसमें तत्कालिक कोई ऐसी भावना नहीं होती, इसलिए लिखित संविधान अच्छे होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें लिखित एवं स्पष्ट। जो संविधान लिखित होता है वो स्पष्ट भी होता है। अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है तो उस समय वो भावनाओं में नहीं बहता। जैसे कभी कभी केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद हो जाते हैं। अक्सर जैसे आप देखते हैं दिल्ली में, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इस तरह की अगर कुछ बातें चलती रहती हैं तो हमारा जो लिखित संविधान है वही उस मामले को संभालने का काम करता है। उसके द्वारा ही हम सुरक्षित रह पाते हैं। तीसरी बात है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय जो संविधान है नागरिकों को अधिकार भी देता है और उनकी रक्षा भी करता है। लिखित संविधान। चौथी बात आती है लिखित संविधान का संघात्मक सरकार के लिए बहुत जरूरी है। प्यारे छात्रों, भारत जो है एक संघों का, है ना, संघ, यहाँ पर राज्यों का संघ है और इस प्रकार से यहाँ संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार चलती है। यद्यपि यहाँ पर केंद्र को पावरफुल, शक्तिशाली बनाया गया है, परंतु राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके अनुसार भारतीय संविधान काम करता है। एक प्रश्न अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं, प्रश्न यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? ये प्रश्न अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि जब सर आप बताते हो कि हमारे संविधान सभा का निर्माण, हमारे संविधान का निर्माण तो संविधान सभा ने किया, इसमें इतने मेंबर थे, फिर भी हमारे समाज में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं प्यारे छात्रों, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। इसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूं कि कहां से कितने मेंबर लेने थे। डॉक्टर अम्बेडकर को 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम कानून मंत्री बनाया गया, प्रथम कानून मंत्री के रूप में चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जो हमारे मसौदा समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। उनके पास 34 डिग्रियां थी और भारतीय संविधान में मैं मानता हूं कि सबसे योग्य व्यक्ति थे।
प्रारूप समिति के अलावा भी डॉक्टर अम्बेडकर और कई समितियों में सदस्य थे और उन समितियों में भी इन्होंने काम किया। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करके 8 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे। राजनीति में भी सुधार चाहते थे, समाज में भी सुधार चाहते थे और वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समर्थन करते थे, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के आलोचक थे। वे नारी शिक्षा व नारी के सम्मान के समर्थक थे। वो चाहते थे कि नारियों को भी पुरुषों के बराबर ही सम्मान मिले तथा हिंदू समाज में फैली हुई अनेक जो कुरीतियां हैं उनका विरोध करते थे। हिंदू समाज भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार नहीं देता था, तो डॉक्टर साहब का कहना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार ही दिया जाए। इसलिए भारतीय संविधान में उनके आदर्शों की झलक मिलती है। संविधान में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है और सबसे ज्यादा जो कार्य किया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इसीलिए प्यारे छात्रों, उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्यारे छात्रों, थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान का राजनीतिक दर्शन। वैसे पहले ये हमारी दूसरी बुक में हुआ करता था लेसन। अब हमने क्योंकि लेसन कम किए हैं, कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, इसलिए हमारी बुक को छोटा कर दिया गया है। इसलिए बाद का थोड़ा सा इसी लेसन में जोड़ दिया गया है। अब इसकी बात करते हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान के दर्शन से अभिप्राय है कि संविधान की बुनियादी जो आवश्यकताएं से है, संविधान की जो दर्शन है वो संविधान की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन का बोध कराते हैं, हमें पता दिखाते हैं कि हमारा संविधान का दर्शन इस प्रकार का है। हमारे संविधान में इस बात पर भी जोर दिया गया है ना, इसके दर्शन पर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर ध्यान दिया कि इसके दर्शन में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, ऐसा हमारा संविधान कहता है। प्यारे छात्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार देखा जाए तो भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत, ढांचागत ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के युग में प्रवेश के लिए हुआ है। क्या कहते हैं पंडित नेहरू जी कि भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत, सामाजिक ऊंच नीच, हमारा जो भारतीय समाज था वो ऊंच नीच में बंधा हुआ था, तो उन बंधनों को तोड़ने की बात करते हैं, उनके बीच में स्वतंत्रता की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, ताकि सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। ऐसे न्याय के युग में प्रवेश के लिए हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। पंडित नेहरू जी कहते थे कि यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए, सामाजिक रूप में उन्हें हासिल कराने के लिए ताकत देता है। तो ये ताकत कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। अब अगर बात करें इसकी प्रक्रियागत उपलब्धि, तो भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श से है। भारतीय संविधान का जो विश्वास है वो किससे है? राजनीतिक विचार विमर्श से है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती थी, अर्थात असहमति पर अगर कोई किसी बात पर, किसी मुद्दे पर असहमत होता था तो उससे नाराज नहीं होते थे, उसे भी सकारात्मक रूप से देखते थे। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला लेते समय
बहुमत से नहीं फैसला लेती थी कि जिसकी तरफ ज्यादा वोट आ गई उसको मान लिया जाए, बल्कि हमारी संविधान सभा सबकी अनुमति लेना चाहती थी। वह समझौते को महत्व देती थी। उनका मानना था कि हमारा संविधान यदि सबकी राय से बनेगा तो ज्यादा टिकाऊ होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ना कि बहुमत के आधार पर, क्योंकि बहुमत के आधार पर सभी फैसले अच्छे नहीं हो सकते। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं प्यारे छात्रों आपको। एक क्लास में 10 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं। लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़कियां वॉलीबॉल खेलना चाहती हैं। अगर बहुमत के आधार पर हम फैसला करें तो फैसला लड़कों के पक्ष में जाएगा। अगर हम सहमति के आधार पर फैसला कर लें कि भाई लड़कियां वॉलीबॉल खेल लो, लड़के बैट बॉल खेल लो, तो बात ठीक रहेगी ना। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में सहमति को महत्व दिया गया। संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वो ही बातें हमारे संविधान को विशेष बनाती हैं। प्यारे छात्रों, संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है ना, वो ही हमें दर्शाता है, जिससे समाज के प्रति हमारे भारतीय संविधान को भारतीय प्रतिनिधियों ने ही हमारे समाज के जो हमारे बीच में रहने वाले थे उन्होंने तैयार किया। प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये है भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हम भारतीय संविधान का जो अंगीकरण है हमने 26 नवंबर 1949 को किया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। परंतु हमने इसे 26 नवंबर 1949 को ना लागू करके इसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अब कई बार बच्चों मुझसे क्वेश्चन करते हैं क्लास में कि सर एक बात बताइए, जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था फिर हमने 2 माह की देरी क्यों की। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कुछ नियम तो हमारे 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे, है ना, परंतु पूर्ण रूप से जो विधिवत रूप से हमने लागू किया उसके पीछे एक कारण था जो हमने 2 महीने की देरी की। तो इसके पीछे मैं बताना चाहता हूँ 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लागू किया, क्योंकि हमारे जो नेता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे वो चाहते थे हमारा संविधान हो, हमारा राज हो, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया तथा तभी से उस दिन को हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे। अब हमारा देश तो प्यारे छात्रों 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, अतः हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो तो 15 अगस्त हो गया। अब 26 जनवरी को कैसे यादगार बना जाए, कैसे याद रखा जाए, इसी को यादगार रूप देने के लिए हमने अपने संविधान को 2 महीने देरी से अर्थात 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये इसकी विशेषता है। अब बात करते हैं संविधान की जीवंतता। जीवंतता क्या है ना, हमारा जो संविधान है जीवंत है, अर्थात जीवित के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसमें संशोधन कर लेते हैं। संविधान को इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है ना। जब चाहे इसमें कुछ संशोधन आराम से हो जाते हैं, कुछ मुश्किल से होते हैं, कुछ विशेष बहुमत के आधार पर होते हैं, कुछ साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं। तो समय के अनुसार गतिशील है, परिवर्तनशील है। आवश्यकता के अनुसार जब चाहे हम इसमें संशोधन कर लेते हैं। प्यारे छात्रों, ज्यादा बड़ी वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसको पार्ट 3 में क्लियर कंप्लीट कर दूंगा। धन्यवाद। कहां से क्या करेगी दीदी?